we'll have Abhishek Banerjee face to face talking about his character Hathoda Tyagi and casting, the whole issues of present scenario in the film industry and many more. Hi Abhishek, मुबारक हो भाई, हथौड़ा त्यागी की तो तारीफें हो रही है और Thank you, मतलब thank you, thank you. I when I was watching I couldn't watch those scenes when you were hitting the skates, मतलब I looked away. हाँ वो मतलब while performing that scene, अभिषेक तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? When you have to perform that particular scene, you know, it is scary. बहुत सारा गुस्सा होता है, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होती है आपके अंदर जो आप लेके चलते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोई तरीका होता नहीं हमारे पास. हम कॉमन मैन हैं और उसको जो है कहीं ना कहीं घूट के जो है पी जाते हैं और अपनी जिंदगी को ऐसे ही जीते हैं. तो कभी कभार ऐसे सीन्स के थ्रू जो है आप कह सकते हैं कि जितनी भी भड़ास थी लाइफ में, जितने भी नेगेटिव एनर्जीज थी, वो एक तरह से जो है उस सीन में मैंने एक तरह से एक्सप्रेस कर दिया, एक तरह से नछावर कर दिया. दूसरी बात ये भी थी मैम की सच बात तो यही है कि मतलब ये जो क्राइम है, जिस क्राइम का वो बदला ले रहा है उन बच्चों से, वो क्राइम जो है हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है. फीमेल क्या बोलते हैं, क्राइम्स जो है वो बढ़ती ही जा रही है. और कहीं ना कहीं जब हम बचपन से लेके आज तक ही पढ़ते रहते हैं तो कोई एक गुस्सा होता है, एक कहीं की एग्नी होती है जो हम लेके चलते हैं. कुछ लोग जो है कैंडल लाइट मार्च करते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं. मैं शायद एक एक्टर की तरह कुछ और भले कर ना पाऊं, लेकिन उस सीन को इतना डरावना बनाऊं कि ताकि जो है कुछ लोग देखें और उसको जो है उसको रिपल्सिव माने और उसको एक चेतावनी माने समाज में. पोस्ट वो सीन खत्म होने के बाद तुम व्हाट वाज योर स्टेट ऑफ माइंड? वो सीन खत्म हो गया उसके बाद तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या था? बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर, नो तुम करते उसके बाद तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड एज अभिषेक क्या था? बहुत ही हल्का हो गया मैं. बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं शरीर से निकल गई. कंधों में एक दर्द रहता है, वो एकदम से निकल गया. बहुत ही हल्का फील करने लगा. सच बात तो यही है. कोई ऐसा मतलब कोई दिमाग जो है तपतपाया नहीं, ना ही मुझे बाहर आने में टाइम लगा. बहुत थक गया था वो दिन. बहुत गर्मी वाला दिन था. कुछ 40 डिग्री सेल्सियस थे वहां पे चित्रकूट में टेम्परेचर, और पूरा दिन भागना और वो एनर्जी के साथ वो हथौड़े से वो सब करना, उसमें बहुत सारी एनर्जी जो है मेरी चली गई. तो बहुत थक गया था और जाके बस सो गया. उस दिन मैं ज्यादा ना लोगों से बात की, ना शायद खाना भी शायद नहीं खाया था. मैं बस जाके अपने रूम में जाके जो है सो गया. हथौड़ा उसके पहले तुमने कभी इस्तेमाल किया था? क्या चीज? हथौड़ा? हथौड़ा? हाँ. जी, मतलब कील ठोकने के लिए तो आई थिंक घर में हर किसी ने हथौड़ा यूज किया है, लेकिन कभी भी इस तरह से उसको एक तरह का वेपन या हथियार बना के कभी यूज नहीं किया लाइफ में. वो जिस काम के आता है. और तुम्हारे मम्मी और तुम्हारी वाइफ इट सीम्स अभी देख चुकी शो कि नहीं देखी अभी भी? नहीं देखेंगी और शायद कभी देखेंगी भी नहीं, ऐसा ही मुझे लग रहा है. क्योंकि मेरी माँ को तो खून खराबे से वैसे ही बहुत परेशानी हो जाती है, और ऊपर से उनको लगता है कि मेरे बेटों को ऐसा रोल किसने दे दिया और इस तरह का काम मेरे बेटे से कौन करवा रहा है, तो इसलिए वो नहीं देखना चाह रही है. तो बेटे को किसने ये रोल दे दिया बताओ तो? तुम बताओ. बेटे ने ये है सुदीप जी हैं जिन्होंने ये लिखा, जिन्होंने ये पाताल लोक जैसी खूबसूरत कहानी लिखी, और प्रोसित हैं और अविनाश अरुण हैं. ये लोग जो हैं इन्होंने मुझे बोला कि यार हथौड़ा त्यागी जो है तुम करना चाहोगे, इसका ऑडिशन देना चाहोगे. तो मैं पहले थोड़ा डर गया क्योंकि बड़ा डिफिकल्ट कैरेक्टर था. आसान कैरेक्टर में क्या होता है कि आप जो है सोचते हैं कि चलिए नहीं ये तो हम कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल कैरेक्टर में जो थोड़ा सा एक डर लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मैं रिजेक्ट तो नहीं हो जाऊंगा ऑडिशन में, वो डर बना रहा. लेकिन फिलहाल बहरहाल मैंने वो ऑडिशन दिया और वो ऑडिशन में जो है मैं पास हुआ, और पास होने के बाद जो है मुझे वो रोल मिला. लेकिन तुम कोई किसको उस पाताल लोक में कोई और कैरेक्टर तुम करने का तुमको इच्छा था, ऐसा कुछ था? जी. अंसारी जो कैरेक्टर था, इशफाक ने जो किया, वो कैरेक्टर मैं बहुत मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूँ, और तो मैंने बोला भी. हाँ. जी, और मुझे लगा कि मैं उनको बोला भी मैंने सुदीप सर को कि मैं क्या ही इसके लिए ट्राई करूं, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी नहीं. उनके अंदर मेरी आंखों में उनको एक दरिंदगी दिखती है, वैशीपना दिखता है. तो उन्होंने जो है मुझे तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं तू दरिंदा ही सही है, तो तू ये हथौड़ा त्यागी का जो है उसी का ऑडिशन. ये बताओ कि तुम्हारा और अनुष्का का मतलब तो फिलौरी, आई थिंक यू पार्ट ऑफ फिलौरी, परी एंड अभी पाताल लोक, क्या है वो
where did this whole tuning set, कैसे set हुआ अनुष्का के साथ कि उसके ब्रदर को, how did this whole जी जी relationship? फिलौरी से जो है मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, करनेश सर के साथ और अनुष्का जी के साथ। करनेश जी जो है वो अनुष्का शर्मा के भाई हैं और दोनों जो है बड़े ही बहुत ही स्वीट इंसान हैं, बहुत ही प्यारे इंसान हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, पहाड़ी लोग जो होते हैं, पहाड़ी लोग हमेशा जो है वो ठंडे दिमाग के होते हैं, हंसमुख होते हैं और बड़े ही अच्छे होस्ट होते हैं। उनको अतिथि मतलब अतिथि देवो भव जो है, मतलब वो बहुत ज्यादा वहाँ पे चलन है। तो वैसे ही वो दोनों हैं और बहुत ही प्यार से रखते हैं और शायद मुझे भी वो प्यार ही चाहिए। मैं काम से बढ़कर मुझे लगता है कि प्यार ढूंढने में लगा रहता हूँ कि जहाँ पे दिल लगा रहे वहां पे काम करने में मजा आता है, जहाँ पे दिल ना लगे तो वहां पे काम करने में मजा नहीं आता। तो उनके यहाँ दिल लगता है और वो लोग भी कुछ ना कुछ नया कोशिश करते रहते हैं और नए टैलेंट को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत कम प्रोड्यूसर्स या मेकर्स करते हैं इस इंडस्ट्री में। तो या वन ऑफ द फ्यू प्रोड्यूसर्स आई नो जो जो बैक करते हैं अच्छे पर टैलेंट को। अनुष्का कोई एजी कंटेंट में इतना रुचि क्यों एज ए प्रोड्यूसर? बिकॉज उसका कंटेंट हमेशा से थोड़ा सा हटके और थोड़ा सा एजी कंटेंट साउंड आ रहा है पीछे। आई थिंक होना भी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि आप जो है हमेशा एक ही तरह की चीज फॉलो ना करें, आप अलग अलग तरह की चीज फॉलो करें, ब्रेक करें अपने पैटर्न को। तो अगर आप देखें NH10 से जो है फिलौरी बहुत ही अलग फिल्म थी और फिलौरी के बाद जो है अगर आप परी देखेंगे तो परी बहुत अलग फिल्म थी। तो सॉरी खैर मैंने मैं बस हाँ नहीं, मैं बस ये बोल रहा था कि मतलब अच्छी बात है कि अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं। फिलौरी से NH10 से बहुत अलग फिल्म थी फिलौरी, फिलौरी से बहुत अलग फिल्म थी परी और परी से बहुत ही अलग जोन में है पाताल लोक। तो मुझे लगता है कि ये एक सही प्रोडक्शन हाउस की पहचान होती है, जहाँ पे अलग अलग काम होता है, जहाँ पे अलग अलग जॉनर्स को जो है मौका दिया जाता है। पर अनुष्का ने क्या देख के क्या बोला तुमको? त्यागी के कैरेक्टर को देख के क्या बोला? ऑफ कोर्स आई लव जगदीप एंड तुम लोग, मतलब एवरी कैरेक्टर इन दैट शो इज ब्रिलियंट यार। But what did Anushka tell you about your character? She was very sweet enough to appreciate me. Actually वो मेरी टांग बहुत खींचती हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है मेरी मुंह पे तारीफ कर देना, लेकिन बहुत खुश थी मेरे काम से और मुझे उन्होंने ये भी सलाह दी कि मैं अब जो है काम जो है थोड़ा सा सोच समझ के करूं और चुन के करूं और तो बस वो सलाह मैं लूंगा और कोशिश करूंगा कि एक अच्छा काम करता रहूं। But then तुम तो चुन के ही काम करते जो कैरेक्टर प्ले जो भी आता है, बिकॉज पीपल कास्ट यू ऑल्सो। हाँ, वो बाद में करेंगे हम लोग बात की कैसे बहुत सारे लोगों के पेट में दुख भी रहा है। आई शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड, इट्स अ रॉन्ग वर्ड टू यूज, बट बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन भी है कि कास्टिंग डायरेक्टर अपने आप को क्यों कास्ट कर लेते हैं। बिकॉज मुकेश ने तुमको सपोर्ट किया है। कुणाल से मैं बात करी तो उसने बोला कि कोड़े से हम अभिषेक के साथ आई थिंक कुणाल और तुम कुछ करने वाले थे प्लान, जब बोल रहा था जी कुणाल 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 मुझे एक शो में कास्ट करने वाला था, वो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कुणाल बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरे। इनफैक्ट उनका ऑफिस मेरे ऑफिस के सामने ही है। नहीं देखिए मैम, ये तो वो वाली बात है कि जैसे गूफी पेंटल जो थे वो शकुनी बने थे और वो महाभारत के जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर थे। तो मतलब वही है कि मुझे लगता है कला के क्षेत्र में कोई भी चीज आपकी कोई कुर्सी नहीं होती है, आपका कोई टेबल नहीं होता है और आप जो है मतलब अपनी कुर्सी और टेबल को जो है अदला बदली कर सकते हैं और वही आई थिंक कला के क्षेत्र में जो है मजा है। हम लोग इसीलिए आते हैं कला के क्षेत्र में, ताकि जो है अलग अलग चीजें करने का मौका मिले, अवसर मिले और उन सबको एंजॉय करने का मौका मिले। अगर एक डायरेक्टर जो है वो खुद ही DOP है और वो कैमरा पकड़ के जो है वो शूट कर रहा है, तो वो दूसरे DOPs का काम नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपना डबल टैलेंट जो है वो वहाँ पे यूज कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं किसी चीज की कास्टिंग भी कर पाता हूँ और वहाँ पे अगर मैं एक्टिंग में अगर मुझे मौका देते हैं, जो कि हमेशा डायरेक्टरों की, जैसे मैंने आपको बोला कि जब डायरेक्टर बोलते हैं तभी हम लोग जो है कर पाते हैं, तो अगर वो मौका देते हैं तो फिर क्यों ना हम दोनों चीजें जो है अच्छे से करें। मैंने तुम्हारा वो टेड टॉक कुछ सुना, उसमें जहाँ बोला तुमने कि मैंने अपने आप को कास्ट नहीं किया स्त्री में। आई जी वाज नहीं, लिसनिंग टू योर चैट या क्योंकि स्त्री के कास्टिंग डायरेक्टर दो लोग और थे, वो नए कास्टिंग डायरेक्टर थे, शिव और आशीष करें। वो आज भी बहुत अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो नए कास्टिंग डायरेक्टर थे, इसलिए उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए और बुलाया। पहले भी सुभाष घई हुए, डेविड धवन, दे वर एडिटर्स, राइटर्स एंड डायरेक्टर्स, दे प्ले 3 roles. जी So you can't जी say कि जी जी राइटर cannot be a director or director cannot be an editor. जी डेविड हर फिल्म अपनी जी एडिट जी करता बिल्कुल और 3 कैमरा बिल्कुल सेटअप बिल्कुल शूट करता था डेविड। अच्छा अभिषेक, तुम्हारी बिल्कुल 14 years of your career, मतलब तुम स्टार्ट किए हो रंगदे से जी with a जी small character. And you, how do you look at your journey? You know, this whole 14 years ka graph. How do you look at it, and how? What are the there were there times when you felt
कि is it okay? Because you also, I think somebody believes, I think you're somebody who doesn't believe in luck. I don't know, something that to that effect. तो बताओ कि वो 14 years की जर्नी में कभी ऐसा लगा, कभी उतार चढ़ाव, then how did you manage yourself, and if at all, any kind of anecdotal, per se your journey from रंग दे बसंती to जी जी पाताल लोक. जी। शुरुआत में जब रंग दे बसंती की थी तब मैं कॉलेज में था, थिएटर करता था और बहुत ही अच्छे थिएटर सोसाइटी से जुड़ा हुआ था जिसका नाम है प्लेयर्स किरोड़ीमल कॉलेज का संस्था है। बहुत सारे आजकल के कलाकार, जीशान आयुब जैसे एक्टर, देवेंदु शर्मा जैसे एक्टर, अमिताभ बच्चन खुद वहां से हैं, सुशांत सिंह वहां से हैं, सतीश कौशिक वहां से हैं, शक्ति कपूर उसी कॉलेज से हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, अली अब्बास जफर हैं, विक्टर हैं, हबीब फैजल है, हिमांशु शर्मा जैसे राइटर हैं जो आनंद राय के साथ लिखते हैं। तो बहुत ऐसे ऐसे एक बहुत ही अच्छी सी एक सोसाइटी थी जहाँ पे मैं पनपा, बड़ा बड़ा हुआ। अपना एक विचारात्मक जो सोच जो है वो थोड़ा सा वहां पे मिली मुझे। और वो रंग दे बसंती जो था वो एक बच्चों का, मतलब बच्चों के लिए एक पिकनिक जैसी थी। मतलब स्कूल कॉलेज में थिएटर करते हैं तो किसी बड़े फिल्म में जाके जो है एक लाइन बोलने का मौका मिल रहा है, बहुत बड़ी बात थी। 1500 रुपये मिल रहे थे। कभी ये नहीं सोचा था कि उसके बाद जो है जर्नी इतनी लंबी होगी। इनफैक्ट यही लगा था कि उसके बाद बॉम्बे जाके 2-3 साल में जो है काम मिल ही जाएगा। जब इतने बड़े फिल्म में इतनी जल्दी काम मिल गया कॉलेज में रहते रहते, तो मतलब फिल्मों में काम मिलना जो है मुझे लगता था आसान होगा। लेकिन जैसे ही बॉम्बे पहुंचा तो मैं समझ गया कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। और मैं समझ गया कि मेरे जैसे बहुत लोग हैं, तमाम हिंदुस्तान से जो है यहाँ पे लोग आए हैं जो अपना अपना हुनर लेकर आए हैं, जो अपने आप को परखने आए हैं इस शहर में। तब मुझे ये समझ में आया, कुछ ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस में मैं रिजेक्ट हुआ। और रिजेक्शंस के बाद मुझे समझ में आया कि शायद कहीं ना कहीं मेरी एक्टिंग में प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं जो है मैं अभी तक अपने क्राफ्ट को उतना अच्छा नहीं कर पाया हूँ जिससे कि फिल्मों में मुझे मौका मिले। तो मैंने ये सोचा कि मैं अब जो है अपने क्राफ्ट को जो है उसको अच्छे से पॉलिश करूंगा, अपने आप को सिखाऊंगा। और कास्टिंग करते करते जब क्यूज देते थे हम लोग, तो क्यूज देना मतलब कि दूसरे एक्टर के साथ एक्टिंग करना, तो वो भी एक तरह की एक्टिंग है। तो रोज जो है वो प्रैक्टिस होती रहती थी। कभी माँ बनते थे, कभी बाप बनते थे, कभी चाचा बनते थे, कभी हीरो बनते थे, कभी विलन बनते थे, कभी हीरोइन बन जाते थे। तो मतलब एक बहुत ही खूबसूरत सा एक ऑडिशन रूम में जो है एक एक्टर को पनपने का मौका मिलता है। तो उस तरह से जो है मैं, मेरे अंदर का जो एक्टर है वो उस ऑडिशन रूम के बीच में जब ऑडिशन लेता था, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ क्यूज देता था, तो उससे बहुत कुछ सीखता था। और सीखता गया, अपने आप को जो है और एक्सप्लोर किया एज एन एक्टर। और फाइनली टीवीएफ पिक्चर्स जो जो शो था उसमें मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, भाटी बोल के, जिसका एक डायलॉग है, तू बियर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था यंग जनरेशन में और या पे सोशल मीडिया पे। तो वहां से मुझे पहली बार जो है सराहना मिली। तो जब पहली बार प्रशंसा मिली तो क्या होता है कि एक एक्टर के अंदर जो एक रिजेक्शन ले लेके झेल झेल के जो एक कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, वो कॉन्फिडेंस दोबारा आया। दोबारा मन किया कि मैं एक्टिंग करूं। तो मेरे आसपास के जितने भी दोस्त थे वो लोग शॉर्ट फिल्म बनाते थे तो कभी मुझे कास्ट कर देते थे। वैसे ही देवाशीष मखीजा बोल के एक फिल्म मेकर हैं जिन्होंने मेरे को एक शॉर्ट फिल्म में देखा, और उस शॉर्ट फिल्म में देख के उन्होंने मुझे अज्जी में कास्ट किया। और अज्जी जो थी वो एक तरह से मेरा पोर्टफोलियो बन गया। जो मेरे आसपास के डायरेक्टर दोस्त लोग थे उन्होंने मेरा काम देखा और उनको जो है मेरा काम बहुत अच्छा लगा। और उसी की वजह से शायद मुझे अमर कौशिक ने स्त्री के लिए ऑडिशन किया। तो ये कास्टिंग, एक्टिंग कास्टिंग के मतलब कैसे, ये बताओ, एक्टिंग और कास्टिंग तुम्हारा कैसे, कास्टिंग की शुरुआत कब हुई, किसी को तुमने असिस्ट किया, बिकॉज जी। व्हाट इज वन तो जब फिल्म बॉम्बे, कास्टिंग फॉर? जी, जब बेसिकली क्या हुआ था कि ये उस टाइम की बात है जब 2007-8 की बात है, जब कास्टिंग डायरेक्टर नए नए आने शुरू हुए थे। अनुराग कश्यप की फिल्म आई थी देवडी, वहां पे काफी अच्छी कास्टिंग हुई थी। उससे पहले अगर आप देखें घोसला का घोसला में काफी अच्छी कास्टिंग हुई थी। और ब्लैक फ्राइडे में बहुत अच्छी कास्टिंग हुई थी। तो एक कास्टिंग का ना एक नया जनरेशन शुरू हो रहा था। एक्सेल एंटरटेनमेंट अगर आप देखें, लक्ष्य में बहुत अच्छी कास्टिंग हुई थी, दिल चाहता है में बहुत अच्छी कास्टिंग हुई थी। तो एक तरह का नया एक कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ था। उन्हीं दिनों शानू शर्मा रणवीर सिंह को ढूंढ के लाई थी बैंड बाजा बारात के लिए। उन्हीं दिनों गौतम किशन चंदानी नवाज को बढ़ावा दे रहे थे ब्लैक फ्राइडे से लेकर हर फिल्म में। उन्हीं दिनों जो है विशाल भारद्वाज जो है दीपक डोबरियाल, हनीत रेहान जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो दीपक डोबरियाल को ढूंढ के लाए थे। तो ऐसे ऐसे बड़े नगीने जो है हमें हमारी इंडस्ट्री को मिल रहा था थ्रू कास्टिंग डायरेक्टर्स। और हम जो एक्टर्स थे वो कास्टिंग डायरेक्टर्स को हमारी जरूरत थी, क्योंकि वो चाहते थे कि हम जो है उनके ऑडिशन में जो है दूसरे एक्टर्स को क्यूज दें ताकि उनका ऑडिशन एक अच्छा प्रोफेशनल तरीके से हो। तो उसी तरह से मैं एज एन एक्टर गौतम किशन चंदानी से जुड़ा और उनके साथ 3-4 साल काम किया। लेकिन पहली फिल्म के बाद ही
जब मैंने वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कंप्लीट की उनके साथ, उसके बाद तुरंत जो दूसरी फिल्म मिलन लुथ्रिया सर बनाने वाले थे वो है डर्टी पिक्चर। और उन्होंने गौतम जी को फोन किया और उनको पूछा कि क्या वो उस फिल्म की कास्टिंग करना चाहेंगे, और गौतम ने वो प्रोजेक्ट नहीं किया क्योंकि वो उस टाइम लिखना चाह रहे थे अपना स्क्रिप्ट। तो उन्होंने मना कर दिया, और डायरेक्टर साहब जो है मिलन सर ने जो है उनसे पूछा थी कि आप नहीं करना चाहेंगे, आपका वो एसोसिएट जो था क्या वो करेगा। उनको एक्चुअली में काफी अच्छा लगा था, क्योंकि मैं जो क्यूज देता था ना तो क्यूज सुनते थे, और वो सुन सुन के वो हमेशा पूछते थे कि ये कौन है, ये लड़का, ये बड़ा अच्छा डायलॉग बोलता है, बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, ये कौन है, ये कौन है। तो वो उस वजह से जो है मुझे उन्होंने बुलाया, और मैं डर्टी पिक्चर, उससे पहले एक नॉकआउट बोल के एक फिल्म थी, उसकी कास्टिंग की। तो क्योंकि क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स की बड़ी कमी थी, और बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स बस इतने ही थे, 3-4 लोग ही थे। तो हम जैसे लोग जो पहला 1-2 फिल्म किया हुआ था, उन्हीं को जो है डायरेक्टर्स ने मौका दिया, और हमने जब वहां पे अच्छा काम किया, डर्टी पिक्चर की कास्टिंग बहुत सराही गई। उस जमाने में जो है शायद 100 करोड़ रुपए का पहला फिल्म था जो कोई फीमेल ओरिएंटेड फिल्म में जो 100 करोड़ कमाई कमाई थी, करते तो वो हाँ। जी वो बहुत बहुत बिजनेस भी कमाई थी, क्रिटिकली भी बहुत अक्लेम हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि अपने आप ही लोग फोन करने लग गए कास्टिंग के लिए। वो कास्टिंग हम करना नहीं चाहते थे, करना तो एक्टिंग ही चाहते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि वो एक पार्ट टाइम जॉब हो गया, और पेट भरने के लिए एक सहारा हो गया। तो ये इस तरह से हुआ, और फिर जब कुछ सालों के बाद ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक्टिंग हमसे नहीं हो पा रही है, या हमें कोई ले नहीं पा रहा है, तो फिर हमने कंपनी शुरू की। हमने सोचा कि नहीं, चलो अब इसको अच्छे से करेंगे, एटलीस्ट एक्टिंग ना कर पाए, कास्टिंग तो ढंग से करें। लेकिन कास्टिंग करते करते फिर टीवीएफ पिक्चर्स मिल गया। तो वही है, कोई कोई एक रास्ता नहीं होता है। मुझे बस इतना समझ में आता है इस चीज से कि जो भी आपके सपने हैं, अगर उनको पूरा करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको मेहनत करती रहनी पड़ेगी। आप एक जगह बैठ के बस ये नहीं सोच सकते कि एक दिन आएगा और कभी ना कभी वो करिश्मा होगा, या कोई मुझे देखेगा और वो करिश्मा हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमको वो करिश्मा अपने लिए बनाना पड़ता है, वो मैजिक अपने लिए क्रिएट करना पड़ता या अच्छा, टेल मी अबाउट विद्या। डर्टी डर्टी तुमने डर्टी पिक्चर की बात की, तो कास्टिंग ऑफ दिव्या या विद्या, वो कैसे, क्या मतलब विद्या वाज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय एकता है। और? नहीं नहीं, विद्या बालन हमेशा से डिसाइडेड थी। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर मैम अभी भी यही होता है कि यूजुअली हीरो हीरोइन जो है वो बड़े फिल्मों में वो डिसाइडेड रहते हैं। हम लोग जो आते हैं, हम लोग आके जो बाकी सपोर्टिंग कास्ट है उसको कास्ट करते हैं। ओके, सो टेल मी मोर अबाउट योरसेल्फ, और क्या हो रहा है? अच्छा, टेल मी द होल प्रोसेस। अभी तो ये बिकॉज ऑफ द न्यू द लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग, आप लोग का किस तरीके का प्रोसेस हो रहा है अभी कास्टिंग को लेकर? अभी तक तो ऑनलाइन ही जो है हम लोग कर रहे हैं। मतलब सेल्फ, जैसे हम लोग अभी जूम पे बात कर रहे हैं, वैसे ही एक्टर से जूम पे बात करके जो है उनको ऑडिशन ले ले रहे हैं, और उनको एक सेल्फ टेस्ट खुद ही से वो शूट करके भेज दे रहे हैं। इसी तरह से हो रहा है अभी तो, बट इज इट बहुत वर्किंग ही फॉर कम काम योर? हो रहा है। हाँ, बट काम कर रहा है, हो रहा है कि काम नहीं हो पा रहा है ठीक से? मतलब काम हो पा रहा है, लेकिन मैम जो मतलब सच बात तो ये है कि 80% जो काम जो था जिस तरह से पहले करते थे वो नहीं हो पा रहा है। अभी आप कह सकते हैं 20-25% के रेंज में ही हम काम कर पा रहे हैं। और अभिषेक, मैंने बहुत लोगों को ये क्वेश्चन पूछा कि कहानियां बदलेगी क्या बिकॉज ऑफ दिस प्रेजेंट सिनारियो? कोरोना वायरस अपनी कहानियों पर अपना असर दिखाएगा? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंट्रोस्पेक्शन सबके दिमाग में, दिल में चल रही है। शायद वो छोटी छोटी चीजें जो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट बन रही हैं। तो हम्म। शायद हम अपने फिल्मों में जो है बड़ी चीजों के बारे में बात थोड़ा कम देखेंगे, और जो छोटी छोटी चीजें हैं, जो हमारी एक्चुअल बेसिक जरूरतें हैं, शायद हम्म। उनके बारे में जो है कहानियां ज्यादा बनेंगी। इंसान के साथ प्यार के बारे में ज्यादा आई थिंक कहानियां बनेंगी, बजाय कि जेंडर टू जेंडर। तो मुझे हम्म। लगता है कि वो एक बदलाव जरूर आएगा। अगर मैं यहाँ बैठा फील कर रहा हूँ, तो आई एम श्योर बहुत सारे राइटर्स होंगे, बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो सेम चीज फील कर रहे होंगे, और कुछ ना कुछ बदलाव तो जरूर देखेंगे। मुझे लगता है कि अब सेम तरीके से तो काम नहीं हो पाएगा। और तुम, बिकॉज यू आर अ कास्टिंग डायरेक्टर, यू मे, तुम लोग, इतने लोग अपने एस्पिरेशन लेके तुम्हारे ऑफिस आते हैं, और ये जो मौका, इस समय बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक्टर्स डिप्रेशन में जा रहे हैं, केसेस हो रहे हैं। वी मस्ट हैव हर्ड कि लास्ट 15 दिन में 2 केसेस हो गए हैं। तो उनको कैसे, किस तरीके का दिलासा देना चाहोगे आप? बिकॉज एवरीबडी हु वॉक्स इनटू योर ऑफिस मस्ट बी वांटिंग टू कि अरे मैं कल तो मैं एक्टर बन जाऊंगा, ये तो रोल पक्का मुझे मिलेगा। और अभी ये जो ये इस जैसा माहौल बना है अभी, विद पीपल कमिटिंग सुसाइड, गेटिंग गोइंग टू डिप्रेशन, फाइनेंशियल इशू, उनको कैसे आप दिलासा दोगे? उन आर्टिस्ट को कैसे आप होप दोगे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हु सीज अ लॉट ऑफ पीपल वॉकिंग इनटू हिज ऑफिस एवरी डे? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने आप को सिर्फ एक्टर की तरह मत देखें। आई थिंक अगर आप अपने आप को सिर्फ एक्टर की तरह देखेंगे, तो शायद आपके अंदर का जो इंसान है वो हमेशा निराशा में ही रहेगा। क्योंकि एक्टर जो है वो होता है, वो काम मिलने से या फेम पाने से नहीं होता है। आप हैं, एक्टर हैं, आप एक आर्टिस्ट हैं,
और उससे बढ़कर आप एक इंसान है, अपनी जिंदगी है, आपके रिश्ते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके दोस्त हैं। और वो जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट सिस्टम है। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हो सकता है कि किसी को आपकी जरूरत हो। और ये दुनिया जो है, मतलब ये हम लोग जो काम करते हैं वो काम तो एक पार्ट है, लेकिन उससे बढ़कर है, मतलब आई थिंक जिंदगी, मतलब वी नीड टू लिव, वी नीड टू लिव टू बी हैप्पी, वी नीड टू लिव, हमें ट्रैवल करने के लिए जीना चाहिए, हमें खाना खाने के लिए जीना चाहिए, हमें अच्छे से खाना बनाने के लिए जीना चाहिए। हमारे हमारे पास जीने के बहुत बहुत सारे रीजंस हैं। और वही हमें, आई थिंक ये ऐसा मोमेंट जो है, ऐसा टाइम जो है, वही सिखाता है। जब भी आप को लगे कि आप किसी तरह से डिप्रेस फील हो रहे हैं, या आपको लग रहा है कि कहीं आप लो फील हो रहे हैं, तो किसी दोस्त को फोन मिलाइए। अगर दोस्त नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को फोन लगाइए जिसको शायद आप इज्जत करते हो, काम में जो आपके साथ जिनके अच्छे संबंध हो। मुझे लगता है कि कोई ना कोई आपकी जिंदगी में जरूर होगा, चाहे कोई कैसा भी, कितना भी कठिन कंडीशंस में है, कोई एक इंसान जरूर होगा जिससे आप बात करके जो है अपनी दिल की बात शेयर कर सकते हैं, तो वो जरूर करें। और रही बात फाइनेंसेस की, तो आई थिंक ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स खोले गए हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपकी मदद करने के लिए सामने हैं। आपके घर में जो राशन या कोई भी ऐसी चीज जो आपको चाहिए, उसके लिए आप मदद मांग सकते हैं, फेसबुक पे मांग सकते हैं। मैंने अपने इंस्टा पेज पे भी कुछ नंबर्स वगैरह शेयर किए हैं, जो कि आर्टिस्ट कलेक्टिव की तरफ से हैं। तो ऐसे आप जो है, मतलब आर्टिस्ट कलेक्टिव मतलब आर्टिस्ट कम्युनिटी की तरफ से है, तो ऐसे हम्म। आप जो है वहां से हेल्प मांगे। और बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं इस दुनिया में, शहर में, जो आपकी मदद कर देंगे। सिर्फ काम को लेकर अपने आप को मत बोलो, अपने आप को समझो पहले। लेट मी कम टू काम ना। काम को लेकर पहले तो जयदीप एज ए को स्टार एंड जयदीप एज did you cast Jaydeep, or Jaydeep was there? मतलब you did the casting, the entire casting. जयदीप वाज ऑलरेडी का। सुदीप शर्मा ने जो है, उन्होंने बस मुझे बोला कि जयदीप को मनाने का काम तुम्हारा है। लेकिन मुझे लगता है मनाना काफी आसान था, बहुत अच्छा रोल था, अरे बहुत लेकिन अच्छी वो कहानी जयदीप थी। तो वैसे ही बहुत जल्दी मना, उसको मनाना इजी नहीं होता है जयदीप को भी ना। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन उनके मेरे साथ बहुत पुराने रिश्ते हैं, मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो मुझे विश्वास करते हैं, मुझ पर विश्वास है उनका। और उस विश्वास को मैं क्या बोलते हैं, कभी तोड़ता भी नहीं। और इस शो में इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं बहुत सालों से मतलब मैं संबंध में रहा हूँ, और उनको मैं काम को हमेशा सराहता रहा हूँ। तो आई एम मतलब वो होना ही था। और जयदीप जयदीप के लिए ये करेक्ट मुझे लगता है कि एक तरह का शो था, जिससे कि उनको अपना पूरी तरह से हुनर दिखाने का मौका मिला। या he got his due, finally he got his due. फाइनली I feel, फाइनली, या एंड ओटीटी पे एलिगेशन लगता रहता है कि कस वर्ड्स होते हैं, गाली गलौज होता है, सेक्स होता है, वायलेंस होता है। ये क्या, मतलब देयर आर डिबेट्स सडनली हैपनिंग अबाउट दैट on the content on that is there on OTT. Is it because हमारे पास censorship की जरूरत नहीं है, इसीलिए we can it's all right to be that way? आप बताओ। नहीं मैम, आई थिंक ये तो बहुत ही वैसी बात है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, क्या वहाँ पे गाली नहीं देते हैं लोग, या क्या वहाँ पे सेक्स नहीं करते हैं लोग, या क्या वहाँ पे वो सारी चीजें नहीं होती है जो कि आप लोग देखते हैं। कहानियां जो लिखी जाती है वो सच्चाई से ही निकल के कहीं ना कहीं आती है। तो अगर आप अपने फिल्म सिनेमा में और अपने अपने शोज में ये सारी चीजें नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको अपनी निजी जिंदगी में भी ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी। तो आपको गालियां देना बंद करनी पड़ेंगी, आपको शारीरिक रिश्ते जो है बनाना वो बंद करना पड़ेगा। तो ओटीटी क्या आप रिफ्लेक्शन है लोग सोसाइटी का? ओटीटी दिखाता है रिफ्लेक्शन सोसाइटी का? कंटेंट मैम, कंटेंट, कोई भी कंटेंट जो है, कोई भी आप हम कंटेंट देखते हैं, चाहे वो ओटीटी पे हो या फिल्मों में हो, वो जो है एक तरह का रिफ्लेक्शन होता है सोसाइटी का। कहाँ पे हम पूरी तरह दिखा सकते हैं, कहाँ पे हम पूरी तरह नहीं दिखा सकते हैं, वो अलग बात है। क्योंकि यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ओटीटी की ये है कि चॉइस आपकी है। चॉइस आपकी है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि ये शब्द मुझे हाँ नहीं सुनना है, हाँ। या ये सीन मुझे नहीं देखना है, तो आप उसको तुरंत स्विच ऑफ कर सकते हैं, तुरंत जो है अगले चैनल पे जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे शोज हैं जहाँ पे ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है, जहाँ आप मतलब आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे धार्मिक शोज भी होंगे जहाँ पे आप वो भी देख सकते हैं। तो बहुत 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 सारी वैरायटी है। तो किसी ने ओटीटी पे, सबसे अच्छी बात ये कि किसी ने आपको बोला नहीं है पैसे लेकर खर्च करके जो है आप ये चीज देखें। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी वैरायटी की चीजें हैं। आपको कोई चीज नहीं देखनी, आप वो मत देखिए, कुछ और देख लीजिए। सिंपल डिसीजन है मैम लाइफ का। सेंसरशिप की जरूरत है, सेंसरशिप होना चाहिए। यू आर एन एक्टर, मैम मैं तो, कास्टिंग डायरेक्टर। मुझे लगता है आर्ट में सेंसरशिप जो है वो बहुत बड़ी सजा है। ओके, नाइस। हाँ, थोड़ा उसको इलाबरेट करो।
आई थिंक इससे क्या ही मैं इलैबोरेट करूं, मुझे लगता है कि कोई भी अगर कोई चीज जिसको हम व्यक्त करना चाहते हैं कला के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, गाने के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, उसको अगर उस पर अगर लगाम लगाई जाती है तो वो लगाम मतलब जो है आपके क्रिएटिव जूसेस को रोकने के लिए लगाई जाती है। मतलब आपसे कहा जाता है कि आप कम सोचिए या कम क्रिएटिव होइए। और मुझे लगता है कि वो कलेक्टिवली जो है एक सोसाइटी के लिए बहुत खराब है। जहाँ मुझे लगता है कि विचारों का आदान प्रदान ज्यादा बढ़ेगा, वहां बातें भी ज्यादा होंगी, वहां कॉन्वर्जेशन भी ज्यादा होंगी। और जब कॉन्वर्जेशन होंगी तो ही हमें एक हल निकलेगा कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हम सब जो है वो एडल्ट्स हैं, हम सब जो है वो मतलब जो भी एक 18 साल की उम्र के बाद की जो एक आता है जो हम देखते हैं जिस पर हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है, हम सबको अपना अपना विचार जो है वो बना के रखना है। जो भी हमको लगता है कि कोई चीज अगर हमको बॉदर कर रही है, उस बारे में हमें सवाल उठाना चाहिए, तो वो सवाल उठने चाहिए। और अगर वो सवाल उठ रहे हैं तो जो है उनका जवाब जो है, अगर कोई जवाबदेही है तो उनको जवाब देना चाहिए। ये दोनों चीजें होना चाहिए। आप कभी सवाल को नहीं रोक सकते और आप कभी जवाब को नहीं रोक सकते। अगर आप सवाल और जवाब को ही रोक दे रहे हो तो फिर जो है जो बीच का एक वार्तालाप है, जो एक बीच की कॉन्वर्जेशन है, उसको खत्म कर रहे हैं। और जब कॉन्वर्जेशन ही नहीं होंगी सोसाइटी में तो फिर हम इवॉल्व कैसे करेंगे, फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे। कॉमेडी अभी कुछ हो रहा है कि नहीं? कॉमेडी रोल्स कितने बिल्कुल, ऑफर मेरी हो जो रहे हैं? बोलो। काली 2 आ रहा है, हाँ सच लेकिन में। ये उसके बाद काली 2 के बाद जो दोनों काम जो है मेरे, वो एकदम कॉमेडी है, बहुत एकदम एकदम लाइट। एक में तो हकला बनाऊं, दूसरे में जो है तो उससे ज्यादा कॉमेडी क्या चाहिए आपको। तो But एकदम really, मतलब वो your कॉमेडी comic रोल है। timing is also brilliant. You know, I was थैंक यू, थैंक यू, brilliant, थैंक brilliant. यू। But I am really, really, I'm happy that I had this conversation with you. I यस, wanted to speak सेम a lot है, of other सेम है। things also because I don't want to go back to no one please Jessica and all. But I think let's end it on OTT and the way जी, forward. And all the best for to you for your future. And of थैंक यू, course, keep थैंक doing यू। well. Keep be happy and stay safe and यस, stay home right now. आप भी प्लीज सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, टेक केयर। आई होप अपने अपनी फैमिली के साथ हैं हाँ मैं और एंजॉय करिए। हाँ, thank you, Abhishek, Enjoy. for your time.